कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। सेम यही सिचुएशन इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों की है। सारे ही हमारे दुश्मन हैं ऑलमोस्ट, जिसको भी देख लीजिए। और शायद यही सिचुएशन भारत में दलितों और गरीबों और मज़दूरों की है। आज हम बात करेंगे माँ पर। माँ लफ्ज़ क्या होता है? ममता का पैकर होती है माँ। और इसी माँ पर बीजेपी सरकार 2 बार इलेक्शन जीत कर आई। माँ यानी गाय माँ के ऊपर इन्होंने पूरा का पूरा इलेक्शन जीता। इन्होंने गाय को बताकर अपनी माँ इलेक्शन जीता। और जिस माँ को इन्होंने गाय का अपनी माँ बताया, उसी माँ को इन्होंने बेच खाया। उसी माँ की इन्होंने कोई परवाह नहीं करी। वही इनकी माँ सड़कों पर ख्वार होती फिरती है। वही माँ गौशाला जितने भी बने हुए हैं वहाँ पर भूख से तड़प तड़प कर मर रही हैं। अभी आज हरियाणा का पूरी लेटेस्ट खबर है कि वहाँ पर 100 के करीब गायें जो हैं वो कत्ल कर दी गई। उन्हें खाना नहीं दिया गया, वो भूख से मर गई। जिस गाय पे मोदी सरकार पूरी राजनीति कर आती है वो तो आपकी माँ है। उसको तो एसी में होना चाहिए भाई। माँ है जब हमारी, हम क्या करते हैं? हम अपने माँ बाप को सबसे ज़्यादा ऐश कराते हैं, उनको सबसे अच्छी जगह रखते हैं। तो जो गाय हमारी माँ है तो क्या वजह है कि वो गौशाला में भूख से मर रही थी? अरे आपको तो गौशाला पूरी एयर कंडीशन बनानी चाहिए, पूरे अलग अलग विंग बनाने चाहिए कि जो कमज़ोर गाय है उसका अलग, जो मजबूत गाय है उसका अलग। लेकिन आपने क्या करा? आपकी जो नाम मात्र माँ है, जिसको आप माँ कहते हैं गाय को, वो आज हरियाणा में पड़ी हैं और कुत्ते उनकी लाशों को नोच नोच कर खा रहे हैं। यानी कि आपकी माँ को कुत्ते नोच नोच कर लेके जा रहे हैं। तो ये इज्जत करते हैं आप अपनी माँ की? इस माँ की बात करते हैं आप? इस माँ पे आप पॉलिटिक्स करते हैं? आपकी माँ ये होती है, इसको माँ कहते हैं? नहीं, इसको माँ नहीं कहते, इसको पॉलिटिक्स कहते हैं। क्योंकि सबको पता है सिर्फ आप गाय का नाम यूज़ करते हैं, आप हिंदू मुस्लिम का नाम यूज़ करते हैं, आप गाय गोबर मूत्र इस पे राजनीति करते हैं। इससे ज़्यादा आप किसी पे राजनीति नहीं करते। बात हम करेंगे अब चाइना की। चाइना पे आप भोपू मीडिया उठाकर देखिए, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं हमने चाइना को पीछे पछाड़ा, हमने चाइना को ये करा, हमने चाइना को वो करा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। गलवाहल एक करके वैली है, गलवाहल एक वैली है जिसको चाइना ने कब्जा कर लिया है। मतलब अभी तो उसने खाली वहाँ तक गया था, लद्दाख तक गया था। अब वो गलवाहल वैली भी हमारे हाथ से गई। और चाइना जो है 60 स्क्वायर किलोमीटर हमारे अंदर आ चुका है। लेकिन हमारा भोपू मीडिया क्या दिखा रहा है? हमने चाइना के पसीने छुटाए, हमने चाइना को पीछे पछाड़ा। क्यों? क्योंकि वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो आम जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। नहीं तो चाइना ने 1 इंच ज़मीन पीछे नहीं हटा। हाँ, आगे आ गया होगा। जो 60 स्क्वायर फुट किलोमीटर वो आगे बढ़ा है। अगर इसी तरह हाल रहा तो यकीन करिए 2-4 दिन में वो 150-200 स्क्वायर किलोमीटर हमारे अंदर एंट्री कर लेगा। और ये मैं नहीं कह रही, ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। क्योंकि हमारे साथ ट्रेजेडी है, हम भोपू मीडिया, तवाइफ मीडिया देखते हैं और इस पे यकीन कर लेते हैं। और मैं तवाइफ मीडिया की बात पे यकीन नहीं करती। मैं हमेशा इंटरनेशनल न्यूज़ सुनती हूँ। मैं ऐसी टुच्ची मुच्ची न्यूज़ नहीं सुनती। मैं गोदी मीडिया को देखती ही नहीं हूँ। एशले टेलिस करके, अमेरिकन एक एशले टेलिस करके बयान दिया है। वो जो है वो एशियन स्ट्रेटजी कंपटीशन चलाते हैं एशिया में। उनकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट होती है। उन्होंने बयान दिया है, अमेरिकन मीडिया में उनकी न्यूज़ आई है। उन्होंने कहा है कि चाइना ने भारत की नाक पे मुक्का मारा, भारत के पंच मारा और भारत की नाक तोड़ दी। इतना ज़बरदस्त वो हमारे अंदर घुस गया। और हमारा भोपू मीडिया हमें खुश करे जा रहा है, नहीं हमने चाइना को पछाड़ दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। क्योंकि तो झूठा मक्कार मीडिया है, ये तो कुछ करता नहीं, सिर्फ झूठ झूठ दिखाता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। और आप देखिए कोरोना का कितना फ़ायदा हुआ चाइना को। कोरोना भी चाइना में फैला, कोरोना से पनप भी चाइना गया। और जिस कोरोना का डर हमारे मोदी ने तड़ी पाड़ने चाय वाले ने बांटा था, उसी कोरोना के डर से हमारी फौजें जो हैं वो अंदर आ गई थी। उन्होंने प्रैक्टिस करनी बंद कर दी थी और उसका फ़ायदा पूरा चाइना ने उठाया और वो हमारे अंदर सरहदों में घुस कर आ गया। यानी यहाँ भी तड़ीपार चौकीदार जो है, इनकी गलती से सब कुछ हुआ। क्योंकि इन्होंने तो कोरोना को मौत की तरह बांटा था। इन्होंने सारी फौजें हटवा ली, कोरोना को ऐसे बांटा था ना मौत की तरह। तो सारी सरहदों पे से फौजें हट गई थी। जब फौज हटेंगी, हम अपना घर का दरवाज़ा खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा भाइयों? चोर हमारे घर में आएगा, हमारे घर में चोरी होगी। तो उसी का फ़ायदा चाइना ने उठाया। बिल्कुल सरहदें साफ थी, चाइना बड़े आराम से अंदर घुस गया।
और ये मीडिया पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाता रहा। 4 इंच का कबूतर पकड़ लिया कि हमने पाकिस्तान का जासूस पकड़ लिया, हमने ये कर दिया, हमने टिड्डियाँ पकड़ ली, हमने ये पकड़ लिया। मतलब जो पकड़ना था उसको नहीं पकड़ा, जो दिखाना था उसको नहीं दिखाया। और कमाल की बात है, अभी तक दिखाने को गोदी मीडिया तैयार नहीं है। तवायफ मीडिया, ये लाशों का कारोबार करने वाला मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है, कि भारत कितनी ज़मीन गंवा चुका और कितनी ज़मीन और गंवा देगा। ऐसा कुछ दिखाने को तैयार नहीं है हमारा मीडिया। एक गुड न्यूज़ है, आप टर्की का आपने नाम सुना होगा। टर्की, तैयब उर्दुगान जो है वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने आज कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन ईजाद कर लिया है। जिस वक्त पूरी दुनिया लॉकडाउन और ये सारा कोरोना वायरस बांट रही थी, तब वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ पर वैक्सीनेशन तैयार करवा रहे थे। और आपको पता है, उन्होंने 10 लाख यूनिट जापान से मलेरिया की दवा खरीदी और उससे फिर साइंटिस्ट से बोला चलो भाई वैक्सीनेशन तैयार करो, और उसने बना लिया है वैक्सीनेशन। उसने इजराइल से कह दिया है कि भैया हमें तेरी वैक्सीनेशन नहीं चाहिए। इजराइल के पसीने छूटे हुए हैं, क्योंकि तो कह रहे थे कि हम ही बनाएंगे वैक्सीनेशन, हम ही तुम्हें वैक्सीनेशन देंगे। तो टर्की पहला इस्लामिक मुल्क बन गया है जिसने कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन ईजाद कर लिया है। अब उसको कोई ज़रूरत नहीं है। और पहला मुल्क बांग्लादेश भी बन गया है कि उसने दवा ईजाद कर ली है। तो यानी कि दोनों इस्लामिक मुल्क हैं जिन्होंने शोर शराबा नहीं करा और उस स्ट्रैटेजी पे, उस बीमारी पे काम करा। हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ तो सिर्फ कोरोना वायरस को मौत की तरह बांटा गया। ये कहा गया तुम मर जाओगे, लॉकडाउन में फंसा दिया गया और इतना लोगों को मजबूर कर दिया गया कि लोगों को ये लगा बस हम मरने वाले हैं और आखिरी वक्त में अपनी फैमिली के पास पहुँच जाएँ, किसी भी तरह पहुँच जाएँ। यही वजह है, टोटल दलित समाज, मजदूर समाज, गरीब समाज सड़कों पर चल चल कर मर रहा था। यही वजह है, और हम मौत बांटे जा रहे थे। और कमाल की बात देखिए, इन्हीं के बकौल इस वक्त भारत में कोरोना है तो इन्होंने लॉकडाउन खोल दिया। क्यों खोल दिया? क्योंकि इन्हें बिहार में तांडव करना था, बिहार में इलेक्शन था। परसों आपने खुद देखा कि टकलू शाह वहाँ पर बहुत भव्य रैली कर आया, डिजिटल रैली कर आया, और उस डिजिटल रैली में इसने मास्क नहीं लगा रखा था, जिस मास्क की वजह से इनके वर्दी वाले गुंडे गरीबों को मार रहे हैं, जान से मार रहे हैं मास्क न लगाने की वजह से। वहीं पब्लिक प्लेस पे टकलू ने मास्क नहीं लगा रखा था, बल्कि गले में डाल रखा था मॉडल की तरह। यानी कि कहीं ना कहीं इनके दिमाग को भी पता है कि टेरर बांट रहे हैं, कोरोना वायरस नहीं है। और 144 करोड़ खर्च करके इसने बिहार में रैली करी और टाएं टाएं फिश रैली गई, चूल्हे में तेल लेने गई। किसी ने इसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि टकलू वहाँ पे फिर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहा था, वहाँ फिर हिंदू मुसलमान कर रहा था, वहाँ फिर गाय गोबर मूत्र कर रहा था, वहाँ सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान कर रहा था। तो पब्लिक को समझ में आ गया कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ यही मुद्दा है, पाकिस्तान हिंदुस्तान शाहीन बाग, यही मुद्दा है। क्योंकि पब्लिक को पता है चाइना हमारे अंदर घुसा हुआ है, तो पब्लिक चाइना को सुनना चाहती थी, जो इन्होंने नहीं सुनाया। ये पाकिस्तान को कहता रहा हमने स्ट्राइक करा, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करा, हमने ये करा। अबे 56 इंच के सीने, जब तुमने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक करा तो हम कह रहे हैं ना, करना चाइना पे भी करना। हम अब असल वाला स्ट्राइक देना चाहते हैं ना, आप रियल में सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाओ ना। अगर तुम वाकई तुम हो भारत के सच्चे नागरिक और भारत के वाकई तुम होम मिनिस्टर हो, तो करके दिखाओ ना, चाइना के साथ सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाओ ना, छीन के लाओ ना हमारा लद्दाख। क्यों नहीं ला रहे हैं? नहीं लाएंगे। वहाँ पे इनकी क्या कहूँ, बस फिर गाली निकलेगी, वहाँ पर इनकी फट जाती है। वहाँ पे कुछ नहीं, हमेशा कमज़ोर मुल्क पे चिल्लाते हैं। कमज़ोर मुल्क पे याद आया नेपाल। भाई नेपाल कितना छोटा सा मुल्क था, उसने भी हमारी ज़मीन कब्जा के नक्शा भी पास करवा लिया। वो भी अब आंखें दिखा रहा है, वो भी गुर्रा रहा है। अब नेपाल भी गुर्रा रहा है और सीना तान के कह रहा है कि तुम्हारे खिलाफ मैं फौजें उतार दूंगा सरहद पे। मतलब नेपाल उतार कह रहा है, जिस नेपाल को भारत पालता था, जो नेपाली भारत में कम से कम 30-40% आके जॉब करते थे, हमारे नौकर होते थे, हमारे यहाँ जितने ये ATM वगैरह होते, चौकीदार होते थे, गार्ड होते थे, वो नेपाल आज इतना सेल्फ डिपेंड हो गया है क्योंकि उसको चाइना ने अडॉप्ट कर लिया है। तो चाइना ने तो पैसा दिया, जुमले थोड़ी दिए। हमने भारत वालों ने जो थे नेपाल को जुमले बांटे, मजहब बांटा, हिंदू मुस्लिम बांटा। तो नेपाल ने भी देखा यहाँ से तो दाल गलने वाली नहीं, तो सिर्फ गाय गोबर बांटेंगे हमें, तो वो चाइना की तरफ चला गया, क्योंकि चाइना उनको पैसे भी दे रहा था और तरक्की भी दे रहा था। तो वो चाइना ने उसको अडॉप्ट कर लिया, तो वो सुप्रीम पावर बनने के साथ वो उसके साथ लग गया, वो चाइना के साथ लग गया है।
और मैं पहले ही आपसे कहती आ रही हूँ कि हमारी बदनसीबी ये है कि पूरा जितना भी हमारे पड़ोसी मुल्क है, इसमें हमारा कोई दोस्त नहीं है, सब हमारे दुश्मन हैं। सिर्फ बर्मा हमारा दोस्त है, क्योंकि वो मुसलमानों को काटता है, तो वो इनका दोस्त है। वहाँ से आइडियाज़ लेते हैं कि मुसलमानों को किस तरह काटा जाना चाहिए। जय श्री राम का नारा लगाओ और मुसलमानों को काट दो, जय श्री राम का नारा लगाओ, किसी भी दलित को जला दो, जय श्री राम का नारा लगाओ, किसी भी दलित लड़की को उठा के लेके जाओ, रेप करो, उसको जिंदा जला दो। कोई पुरसाने हाल नहीं, क्योंकि जय श्री राम का नारा पता नहीं भाई कौन सा मैजिकल नारा है कि भाई इसमें इसको बोलते ही सारी पुलिस अंधी हो जाती है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन अंधा हो जाता है, सारी गवर्नमेंट अंधी हो जाती है। तो ये नारा बड़ा इनका काम कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिन तक ये नारा काम करेगा। मुझे लगता है जय श्री राम, भगवान राम भी इस नारे से शायद अब नाराज़ हो चुके, उन्हें भी लग चुका यार मेरा नारा कितना गलत यूज़ कर रहे हैं ये लोग। तो अब ये नारा भी ज़्यादा दिन काम नहीं आएगा। गाय की औकात भी आपको पता चल गई। और मैंने आपको कितनी बार बताया कि भारत के 4 बड़े बीफ एक्सपोर्टर जो हैं वो चारों के चारों ब्राह्मण हैं, 3 ब्राह्मण हैं और 1 जैनी है। और इतने मक्कार हैं वो चारों के चारों ने अपनी कंपनियों के नाम मुस्लिम रख रखे हैं, ताकि धोखेबाजी में, मतलब धोखेबाज तुम हो, चड्डीधारी गैंग, धोखेबाज, गद्दार। भारत की पहली आतंकवादी तंजीम आरएसएस है, मैं आपसे पहले भी बता चुकी हूँ। ये गॉडसे को मानने वाले हैं। गॉडसे वो था जिसने हमारे महात्मा गांधी को कत्ल करा था, और भारत के इतिहास में गॉडसे जो है पहला आतंकवादी लिखा गया। सावरकर वो है जो अंग्रेजों का पिट्ठू था, अंग्रेजों के तलवे चाटता था, और गलती से अगर कभी इसको अंग्रेज पकड़ के ले जाते थे तो कहता था मैं तो तुम्हारा चाटुकार हूँ, मैं तो तुम्हारा अपना हूँ। माफीनामे सिग्नेचर करता था और कहता था मुझे माफ कर दो। और बीजेपी के साथ ट्रेजरी क्या है कि दोनों ही इसके बाप हैं। सावरकर भी इनका बाप है और वो आतंकवादी गॉडसे भी इनका बाप है। पूरी आरएसएस जो है इनके इन्हीं को मानती है। पूरे चड्डेधारी गैंग के ये बापू कहलाते हैं। आपको याद होगा कुछ 1-1.5 साल पुरानी बात है कि डीयू में इन्होंने सावरकर की स्टेचू लगाने की कोशिश करी थी, और वहाँ के स्टूडेंट ने उसको उखाड़ फेंका था कि हमें नहीं चाहिए ये आतंकवादी। तो भारत की 95 साल से जो सबसे बड़ी आतंकवादी तंजीम है वो आरएसएस है। ये सारे ड्रामे वही करवा रही है। पैसा बहुत होता है क्योंकि इनकी कंपनी है, रिलायंस भगवा आतंकवादी की कंपनी है, अदानी अंबानी सारे भगवा आतंकवादी हैं। BR शेट्टी आपको याद होगा, यूए ने इसको लात मार के भगाया है। $70 लेके यूए में गया था, और टोटल वहाँ से कमा के जो इतना कर रहा था वो यहाँ पर आरएसएस को दे रहा था। वही पैसा जो मुसलमानों की कंट्री से कमा रहे थे, भीख में ले रहे थे, वही वो मुसलमानों को काटने में, मारने में यूज़ कर रहे थे। फाइनली क्या हुआ, पकड़े गए। पकड़े भी ना जाते, इन्होंने यहाँ बैठ के अरबियों को कोसना शुरू करा, अरबी औरतों को गालियां देनी शुरू करी। और जब उन्होंने जाकर चेक करा अरबियों ने कि हमें गालियां दे रहे हैं, तो इन्होंने पिछवाड़े पे लात मार के उनको धक्के देके वहां से निकाल दिया। चलो दफाओ, तुम्हारा कुछ काम नहीं। अब आप BR शेट्टी का यह आलम है कि कुछ दिन बाद वो भारत की सड़कों पर भीख मांगता नजर आएगा। भीख मांगना इन द सेंस, अगर कोई अरबपति खरबपति हो तो यहाँ पर कंपनी लगाता नजर आएगा, या हो सकता है अंबानी इसको घुसा ले अपने अंदर। तो ये हाल है इनका। ये है हमारा डिजिटल भारत। इस डिजिटल भारत की बात करते हैं, जिस डिजिटल भारत में अभी भी सैकड़ों औरतें सड़कों पर चल चल के बच्चे पैदा कर रही हैं, अस्पताल के बाहर मर रही हैं बच्चे पैदा कर करके, लेकिन अस्पताल उनको नहीं ले रहा। वैसे मेरा डिजिटल भारत हम औरतों के साथ हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। चिन्मयानंद को क्लीन चिट दे दी योगी सरकार ने। वही चिन्मयानंद जो नंगा होकर लड़कियों से मसाज कराता था, और कितनी वीडियो वायरल हुई कि उसका एक मेडिकल कॉलेज है, वो मेडिकल कॉलेज की कोई लड़की उससे बची हुई नहीं है। और भाइयों कमाल की बात है, उस मेडिकल कॉलेज में कोई भी मुस्लिम लड़की नहीं पढ़ती, सब नॉन मुस्लिम लड़कियां पढ़ती हैं जिनको वो रात को यूज़ करता है। और कोई कंप्लेन लॉन्च नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, उल्टा उसी लड़की को जेल में डाल दिया जिसने उसका स्टिंग ऑपरेशन चश्मे से करा था। सेंगर भी आपको याद होगा, उन्नाव केस याद होगा। एक ही खानदान के 20 लोगों का इसने कत्ल करवाया। एक नाबालिग लड़की का रेप करता है, लगातार रेप करता है। उसका बाप कंप्लेन लेकर यूपी थाने में जाता है, तो थाने में पुलिस वाले उसको लॉकअप में ही मार देते, इतना जुल्म करते। उसकी माँ को मार दिया, फुप्पो को मार दिया, वकील को मार दिया, खाला पूरा खानदान ख़त्म कर दिया। और फाइनली उसको सेंगर को भी जमानत हो गई। तो ये है बीजेपी। मैं पहले ही कह रही हूँ कि बीजेपी नाम है रेपिस्ट पार्टी का। बीजेपी में 40% रेपिस्ट और क्रिमिनल पाए जाते हैं। लेकिन कमाल की बात देखिए, इनका चल रहा है, ज़रूर चल रहा है। वजह क्या है, हम लोग अपना वोट कटवा देते हैं। हम लोग यूनाइटेड नहीं हैं। हम लोग आते हैं फेसबुक खेलते हैं, ट्विटर खेलते हैं। हाँ वाह बाजी तुम बहुत अच्छा कह रही हो, वाह भाई सही कहा तूने, सही कहा, जो सब कहते हैं सही कहा, बस वहीं तक सही कहा जब तक उनको समझ में आई। उसके बाद वो भूल जाते हैं क्या सही है। अब बिहार के इलेक्शन आने वाले, मैं आप सब लोगों से कहती हूँ कि आप अवेयर हो जाइए, मज़ा चखाइए इनको। कोई भी मजदूर ना भूले वो सड़क यात्रा जो चल कर गया, वो चप्पल जो उसके घिस गए, वो पन्नियाँ, वो बोतलें जो उसने पैरों में बांध बांध के चली,
मज़ा चखाए इनको, इसको दिखाए कि कैसा डिजिटल भारत है, दिखाए इसको। उसको भी दिखाए जो वहाँ पे बिहार में बैठा हुआ है नीतीश कुमार, उसको भी दिखाए कितना बड़ा आतंकवादी बैठा हुआ है वो वहाँ पर। बिहार डिजिटल क्यों नहीं हो सकता? क्यों बिहार के लोग दिल्ली में आते हैं 8-8 हज़ार की जॉब करने? क्यों बिहार के लोग गुजरात में जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते, क्यों जाते हैं वो? क्यों बिहार में कोई बड़ी कंपनी नहीं लगी? वजह साफ़ी ये नहीं लगाने देंगे, सारा पैसा खुद खा जाते हैं। क्योंकि किसी भी स्टेट को अगर तोड़ना है तो वहाँ पर गुर्बत ले आओ। वो स्टेट वाले बेचारे वहाँ रहते नहीं, इलेक्शन के वक्त थोड़े थोड़े पैसे बांट दिए जाते हैं, गरीब लोग होते हैं 500-500 हज़ार में बिक जाते हैं और वोट डाली आते हैं। तो इस बार आपसे कहती, कुछ भी नहीं भूला जाएगा, सब याद रखा जाएगा। आप कुछ भी मत भूलिएगा आपके साथ क्या हुआ है। और इस बार बीजेपी को आप मज़ा चखाइए बिहार में कि उसने आपके साथ क्या करा था। ये बीजेपी जो गाय पे रियासत करती है, गाय पे सियासत करती है, वही गाय की सबसे बड़ी दुश्मन है। जितने भी गौशाला हिंदुस्तान में चल रहे हैं वहाँ पर भूख से गायें मरती हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल है, कोई तवाइफ मीडिया आपको नहीं दिखाता। हाँ, हथनी मर जाती है, सारा तवाइफ मीडिया लग जाता है, मुसलमानों ने हथनी को मार दिया। हथनी तो तुम्हारी माँ भी नहीं होती, लेकिन जब तुम्हारी माँ मरती तो तुम्हारी गैरत नहीं जागती। कौन सी माँ, किस माँ की तुम बात करते हो? तो ये सारा का सारा ड्रामा है, सारी की सारी पॉलिटिक्स है। आप इसको समझिए और बॉयकॉट करिए सोशल, जितने भी ये सोशल, मैं तो कहती हूँ बहुत सारे यूट्यूबर भी ऐसे हैं जो आरएसएस से मिले हुए, आप उनका भी बॉयकॉट करिए। टोटल स्ट्रीम मीडिया का बॉयकॉट करिए, इनके चैनलों को बंद करिए और पूरा का पूरा एक इनकलाब उठाइए और लोगों को, बिहार वालों में एक इनकलाब भरिए कि याद रखा जाएगा कि आपके साथ क्या हुआ था। इस बार नीतीश कुमार वहाँ नहीं आना चाहिए, चाहे लालू यादव आए, चाहे कोई भी आए, आपकी पार्टी आए, जिसको आप चुनते हैं, जो आपको लगता हो आपका हमदर्द हो। तो इस बार आप सब याद रखेंगे। अगली रैली जो हमारा टकलू है वो वहाँ करने जा रहा है बंगाल में, वहाँ जाके 150 करोड़ खर्च कर आएगा और फिर वहाँ बताएगा कि हमने क्या करा। तो हर रैली का बाइकआउट करिए, हर इन लोगों का बाइकआउट करिए, सोशल बाइकआउट करिए सब चैनलों को, और बीजेपी के नेताओं का बाइकआउट करिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।